केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में हीर वालोंग युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा के नए कार्यालय की भूमि पूजन में लिया हिस्सा। जनसभा को संबोधित करते हुए 2024 में 300 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार मोदी सरकार के गठन का जताया विश्वास। किसानों के लिए अच्छी खबर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। जारी की दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर लंबी अवधि की भविष्यवाणी। इस बार 96% मॉनसून रहने का जताया अनुमान। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हुई तेजस्वी की पेशी। इसी मामले में सीबीआई ने भी की थी पूछताछ। रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का है आरोप। कांग्रेस हाईकमान की चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट का अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उपवास। वादे पूरे न करने को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे पायलट। कांग्रेस ने चेताया ऐसी किसी भी हरकत को माना जाएगा पार्टी विरोधी गतिविधि। आरएसएस के रूट मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज। हाईकोर्ट ने रूट मार्च को लेकर आरएसएस पर शर्तें लगाने के फैसले को कर दिया था निरस्त। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से। अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी 1 विकेट से शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने विश्वास जताया कि 2024 के चुनाव के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों के चुनाव हुए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। इससे पहले अपने अरुणाचल प्रदेश के अंतिम दिन के दौरे पर अमित शाह ने आज हीर वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। मॉनसून इस साल सामान्य रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया। साउथ वेस्ट मॉनसून यानी जून से सितंबर के बीच दिसंबर में देश भर में दीर्घकालिक औसत के 96% बारिश होने का आसार है। पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल।
जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि दुनिया भर में गर्मी के कारण बनने वाले अल नीनो का प्रभाव मॉनसून के दौरान विकसित हो सकता है और इसका प्रभाव मॉनसून के दूसरे भाग में देखा जा सकता है। एल नीनो के साथ मॉनसून से रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एबो नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने इस मामले में पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तेजस्वी यादव को तलब किया। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं। इस घोटाले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। ईडी के मुताबिक अपराध से बनाई गई संपत्तियों में से 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए के बेनामी लोगों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास धन आया। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के कई जोन्स में हुई नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीनें ली गई। और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ ही आज जयपुर में शहीद स्मारक स्थल पर एक दिन की भूख हड़ताल की। पायलट ने अनशन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में अनशन स्थल पर मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस के राज्य पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बयान जारी कर पायलट के अनशन को पार्टी हितों के खिलाफ बताया और इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर सचिन को सरकार से कोई परेशानी है तो वो पार्टी मंच पर इसकी चर्चा कर सकते थे। और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सरकार का अंतर्किलय अब चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट के रूट मार्च की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि कुछ जगहों पर बिना शर्त रूट मार्च निकालने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। और यूनाइटेड किंगडम के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की गई। इस प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर कहा कि बैरोनेस वर्मा और लॉर्ड करन बिलिमोरिया के सह नेतृत्व में ब्रिटेन के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की गई। संबंधों के रूप में उन्होंने भारत यूके के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉपेज के साथ ही अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट यानी 1 घंटे तेज होगी। वहीं अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक यानी OHE क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक को संबोधित किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक जब सीमा पर खड़े होकर सुरक्षा करते हैं तो वे किसी एक खास राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे। यह कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन के साथ मिलकर नई दिल्ली में इंडियन डेफ स्पेस संगोष्ठी का आयोजन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में उद्योग जगत के पेशेवर और रक्षा विशेषज्ञ मिलकर भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने, निजी क्षेत्र के योगदान और अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते प्रभावों पर मंथन करेंगे। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसमें लगातार भारत निरंतर नए आयाम छू रहा है। Adapting of newer methods to achieve conditions of what the Chinese actually call informatization and precise force application by belligerents. The invasion of space domain by commercial enterprises, as seen during this recent Russian-Ukraine conflict by SpaceX, Planet, Mexa, is unfolding a new era in the war of convergence actually. This combined with the intense race towards militarization of space has resulted into the battle space becoming expanded. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि DRDO ने शिक्षण संस्थानों में कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। We are now looking at working very closely with industry as well as academia right from the development stage. So we have several mechanisms that we have started. We have what is called the DRDO Industry Academia Centers of Excellence that we have opened in 15 academic institutions, mostly IITs and ISC. So if there are any academicians or industry startups or MSMEs or larger companies here, my request to you is please work with us closely so we can help our country achieve these capabilities much faster. कपड़ा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सक्सेना ने आज टेक्निकल, टेक्सटाइल एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर विषय पर DD न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी 31 वस्तुओं पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी वस्तुएं भारतीय मानक ब्यूरो के तहत आएंगी। अभी जो 31 आइटम पर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू कर रहे हैं, ये सभी BIS के मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आ जाएंगे और 180 दिन के बाद लागू होंगे। 180 दिन का समय दिया गया है जिससे इंडस्ट्री अपने आप को अलाइन कर सके, जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो सप्लाई चेन में चेंजेस करने हैं उनको वो कर सकें और उसके बाद में ये ऑर्डर इफेक्टिव हो जाएंगे। वो लागू होंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी और जो इम्पोर्ट्स होगा इंडिया में उसके ऊपर भी। इसको वायलेट करने पर BIS एक्ट में पनिशमेंट का प्रोविजन भी है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी की जाएगी।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एपीडा ने जानकारी दी है कि सीजन की पहली खेप अल्फांसो और केसर आमों को महाराष्ट्र से अमेरिका निर्यात किया गया। दरअसल हापुस यानी अल्फांसो आम का मुख्य उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत से हर साल औसतन 400 करोड़ रुपए का आम एक्सपोर्ट किया जाता है। और कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज अंतिम दिन है। कल से शुरू हुए इस मॉक ड्रिल के तहत आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस, उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों को मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जा रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,761 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.81% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.88% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,093 है। और इसके साथ ही देश में कोरोना रोधी टीकों की भी तेजी से लगाए जा रहे हैं। इसका आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 358 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। और आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट में कोविड के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पहले की अवधि के मुकाबले दुनिया में एफडीआई निवेश में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप के कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में चीन में होने वाले एफडीआई में कमी देखी गई है। एशिया, यूरोप और अमेरिका से चीन में होने वाले एफडीआई निवेश में कमी दर्ज की गई है। 2020 से 2022 के बीच अमेरिका से चीन में एफडीआई निवेश में 40% की गिरावट दर्ज की गई है। एशिया के मुकाबले चीन में और चीन से होने वाले एफडीआई निवेश में ज्यादा कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन की वजह से इस निवेश में कमी आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन की वजह से हांगकांग में अमेरिका के निवेश में कमी देखी गई। इसी अवधि में अमेरिका से भारत में होने वाले एफडीआई निवेश में 20% की तेजी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टा रिका और कोलंबिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा निवेश आया। तो आईएमएफ की इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत, अमेरिका और चीन दोनों ही देशों से भू राजनीतिक तौर पर समान दूरी रखता है और इससे एक तरह से निरपेक्ष माना जा सकता है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे निरपेक्ष देश में एक तरफ तो दुनिया की मांग में कमी की वजह से निर्यात और निवेश में कमी का अनुमान है, जबकि दूसरी ओर वैकल्पिक क्षेत्रों से निवेश बढ़ने से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की
उम्मीद है। और भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया है। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से बेहतर स्थिति भारत के मुस्लिमों की है और वो यहां खुश हैं और सुरक्षित हैं। सीतारमण ने कहा कि पश्चिमी मीडिया में कहा जाता है कि भारत में शासन के समर्थन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये सब तथ्यहीन और निराधार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे रह रही होती। वित्त मंत्री ने कहा कि 1947 में आजादी के बाद से पाकिस्तान में के विपरीत भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उसके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और सरकार की तरफ से फेलोशिप्स भी दी जा रही हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक अपनी संख्या में घट रहा है या कम हो रहा है। यहां तक कि खुद को एक इस्लामिक देश घोषित करने के बावजूद पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर भी हमला कर उनका सफाया किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव है। Pakistan declared itself an Islamic country, but however said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट वेलन से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए स्वयं को साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में काम करने का एक बड़ा अवसर है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बुलंदशहर सांसद खेल स्पर्धा 2023 कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में खेलों की दिशा में अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार खिलाड़ियों के रहने की, खाने की, उनकी ट्रेनिंग और विदेश में ट्रेनिंग का सारा खर्च स्वयं उठाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में आते ही खेलों को प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी और उसका लाभ क्या मिला। आज देखिए खिलाड़ियों को जो एलीट ग्रुप में आ जाते हैं उनके रहने की, खाने की, ट्रेनिंग की, देश की, विदेश की सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है, करोड़ों रुपए, और सारा खर्चा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग का तो उठाती है। 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी खिलाड़ियों को देने का काम करती है। दूसरा चरण आता है खेलो इंडिया डेवलपमेंट एथलीट का। उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा हम लोग सहन करते हैं और उनको भी 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देते हैं। पूरा खर्चा भी और 3 लाख जेब खर्च भी। फिर अगला आता है खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी में जो खिलाड़ी आते हैं। ये जो खेलो इंडिया एथलीट है इनके भी रहने, खाने का, ट्रेनिंग का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है और इन 3000 खिलाड़ियों को 1,20,000 रुपया जेब खर्च साल का भारत सरकार देती है।
और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। दोनों में से किसी भी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। टूर्नामेंट में अब तक दिल्ली ने 3 मुकाबले और मुंबई की टीम ने 2 मैचेस खेले हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है। और महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने एक ट्वीट पर कहा, मैं महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सामाजिक न्याय और दलितों को सशक्त बनाने में उनके महान योगदान को याद करता हूं। उनके विचार लाखों लोगों को आशा और शक्ति देते हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।